हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं माइंड मैप सीरीज में। तो देखो यार, माइंड मैप सीरीज में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का माइंड मैप लेके आया हूं। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 शॉर्ट लेक्चर लिया था बलवान सीरीज में, ठीक है। अब माइंड मैप सीरीज में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या कर रहे हैं, माइंड मैप लेके आए। तो देखो माइंड मैप कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसको जरा समझो। मैंने सारे कॉन्सेप्ट माइंड मैप में बताऊंगा, आप बस लीड लगा के सारे कॉन्सेप्ट को सुनते चले जाओ। सारे कॉन्सेप्ट जैसे आपको पूरा चैप्टर एक ही बार में रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट हो, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो आयोनाइजेशन होता है, मतलब आयन देता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्लियर। जो आयन नहीं देता उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं, मतलब 2%, 3%, 10%, 15%, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट बोले जाते हैं। जो 100% आयोनाइज होते हैं या अप्रॉक्स 100% आयोनाइज होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वीक एसिड, वीक बेस, ऑल ऑर्गेनिक एसिड और बेस, ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब जरा देखो यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंडक्टेंस, सेल और इलेक्ट्रोलिसिस। एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो सबसे पहली बात आती है, कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस जो होता है वो मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को, कि कितनी तेजी से चार्ज सॉल्यूशन में मूव कर रहे हैं या सॉल्वेंट में मूव कर रहे हैं, उनको मेजर करता है कंडक्टेंस। तो ये क्या मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। मैथमेटिकली इसको कहते हैं C = 1/R, कि ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। यूनिट क्या होती है इसकी, साइमेंस होती है। यूनिट क्या होती है इसकी, साइमेंस होती है। अब इसके कुछ पॉइंट समझो। जितने ज्यादा आयन उतना ज्यादा फ्लो, तो कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस से ज्यादा होगा। क्यों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयनाइज होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट 3 से 5%, 10% आयनाइज होता है। जितना ज्यादा साइज होगा नेकेड आयन, जितना ज्यादा नेकेड आयन का साइज होगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। नेकेड आयन का मतलब गैसियस आयन। क्लियर। और जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना कम कंडक्टेंस होगा। कंडक्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज। चार्ज और साइज में से कौन सा रूल लगाएं, यदि दोनों वेरिएबल हो तो ध्यान रखना चार्ज रूल डोमिनेट करता है। और ये दोनों रूल तभी लगते हैं जब नंबर ऑफ आयन बराबर हो और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेम हो। मतलब स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग से कंपेयर किया जाए, वीक का वीक से कंपेयर किया जाए, तब लगता है। ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ कंडक्टेंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा होता है। नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है। फिर नेकेड जो कंडक्टेंस होता है साइज ऑफ गैसियस आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंडक्टेंस चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ये देखो NaCl, KCl, CHCl। अब इसमें कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो जरा देखो यार, आपके Cl आयन के साइज क्या है, सेम। अब सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, सीजियम आयन है, तो जो सबसे बड़ा होगा उसका कंडक्टेंस ज्यादा होगा। तो सीजियम बड़ा होता है तो सीजियम का कंडक्टेंस ज्यादा होगा, फिर पोटेशियम का होगा, फिर सोडियम का होगा। क्लियर। इस तरह से आप कर सकते हो। अब बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, मतलब कंडक्टिविटी की। यह भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को मेजर करता है, मगर पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम पे जो कंडक्टेंस होता है उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। इसको कापा से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये होता है 1/ρ के बराबर। मैथमेटिकली ये किसके बराबर होता है, 1/ρ। रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। यूनिट क्या होगी, साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। फार्मूला क्या निकल के आता है, कापा = C × L/A। C क्या है, कंडक्टेंस, L/A क्या है, सेल कांस्टेंट। इसके बाद मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, यदि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन 1 मोलर कर दिया जाए तो उसी कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोल दिया जाता है।
यदि इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन 1 मोलर कर दिया जाए तो उसी कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस बोल दिया जाता है। इसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा एम इक्वल टू होता है कापा इंटू 1000 अपॉन एम। लैम्डा एम इक्वल टू होता है कापा इंटू 1000 अपॉन एम। एम क्या है? मोलरिटी है। ठीक है, इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस मोलरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यूनिट निकालोगे तो साइमंस मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वो मोलर कंडक्टेंस की तरह ही होता है। जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो मोलर कंडक्टेंस, जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो जब कंडक्टेंस को एक नॉर्मल सॉल्यूशन में मेजर करते हो तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू होता है कापा इंटू ठीक है, कापा इंटू एन अपॉन, ये देखो कापा इंटू ठीक है 10 की पावर 3 अपॉन एन, कापा इंटू 10 की पावर 3 अपॉन एन। मतलब ये नॉर्मलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कापा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन होता है मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू एन फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। किसी का एन फैक्टर कैसे निकालोगे? कैटायन का एन फैक्टर कैटायन के ऊपर का चार्ज होता है, एनायन का एन फैक्टर एनायन के ऊपर का चार्ज होता है, और किसी सॉल्ट का एन फैक्टर उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज होता है। ध्यान रखना, कैटायन का एन फैक्टर कैटायन के ऊपर का चार्ज होता है, टोटल चार्ज नहीं, सिर्फ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मॉलिक्यूल है AXBY, वो X A पॉजिटिव Y और Y B पॉजिटिव B X निगेटिव में कन्वर्ट होता है। तो A का एन फैक्टर कितना है? A आयन का एन फैक्टर कितना है? Y। B आयन का एन फैक्टर कितना है? X। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ A आयन Y इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ A आयन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ B आयन X इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ B आयन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ AXBY मॉलिक्यूल तो XY इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ AXBY मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज क्या है इस मॉलिक्यूल का? X इंटू Y है। इस तरह से आप करोगे और इस पर बेस्ड फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अब डाइल्यूशन का कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट करेगा? तो देखो यार, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, डाइल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ सॉल्वेंट का एडिशन, और सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो तो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम यदि बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगा। तो मतलब डाइल्यूशन का मतलब है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन कम होगा तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज करता है डाइल्यूशन करने पर या डिक्रीज करने पर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिक्रीज करो या डाइल्यूशन करो तो मोलर, इक्विवेलेंट और कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। बट कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है डाइल्यूशन करने पर या डिक्रीज करने पर कंसंट्रेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी मेजर की जाती है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आप डाइल्यूशन करते हो तो आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है। क्यों? डाइल्यूशन का मतलब है सिर्फ सॉल्वेंट का एडिशन, तो सॉल्यूट तो मिला नहीं रहे हो। तो सॉल्वेंट जब ऐड करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, पानी बढ़ जाएगा, तो पानी बढ़ जाएगा तो पानी के अंदर आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो पर सेंटीमीटर क्यूब आयन कम हो जाएंगे, और पर सेंटीमीटर क्यूब आयन कम हो गए तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसीलिए कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करने पर घटती है। ठीक है, बाकी तीनों क्या होते हैं? बढ़ते हैं। अब किसी ने कहा कितना घटता है कितना बढ़ता है, ये कैसे निकालोगे? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में रिलेशन कि यदि हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस कितना बढ़ेगा। तो एक इक्वेशन आई ऑन डी बाय हक्कल एंड ऑन सैगर इक्वेशन, लैम्डा mv इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट माइनस b इंटू अंडर रूट सी। लैम्डा v क्या है? फाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा इन्फिनाइट क्या है? इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस। c क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो लैम्डा v इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट माइनस b इंटू अंडर रूट सी। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस निकालने का फार्मूला है। और ये क्या करता है? एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है।
लैम्डा इन्फिनाइट किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयन का मैक्सिमम कंडक्टेंस है। इससे ज्यादा कंडक्टेंस उस मॉलिक्यूल या उस आयन का पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको मैक्स वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये फिक्स वैल्यू है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी उस पर्टिकुलर आयन और मॉलिक्यूल के लिए। अच्छा, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में यदि आप डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा? देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब आप डाइल्यूशन करोगे तो दो चीजें होंगी। एक तो नंबर ऑफ आयन बहुत तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि डाइल्यूशन करोगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, और कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है तो अल्फा बढ़ता है। अल्फा मीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेंगे, और नंबर बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयन बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और साथ साथ में आयनों के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस डाइल्यूशन करने पे बहुत तेजी से सूट करता है। क्यों? क्योंकि जहां वो अभी 3% आयोनाइज हो रहा था, अब वो 80-90% या 100% आयोनाइज होने लगता है। तो नंबर ऑफ आयन भी बढ़ते हैं और साथ साथ में डिस्टेंस भी बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयन बहुत कम बढ़ते हैं, क्योंकि वो पहले से ही 80-90% आयोनाइज्ड है। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बहुत तेजी से सूट करता है। और किसी भी आयन का, गौर सुनिएगा, किसी भी आयन का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है, वो उसके पेरेंट्स मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता ही नहीं है। सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये चेक कर लो, जब C को टेंस टू 0 करोगे तो अल्फा क्या होगा? टेंस टू 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% आयोनाइज हो रहा है, तो इसका मतलब वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी आयन का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस फिक्स होता है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू पर होता है। वो उसके पेरेंट्स मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट से आया है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई होता ही नहीं है। अच्छा, अब जरा देखिए, इसके बाद कोलार्ज लॉ क्या कहता है? तो कोलार्ज लॉ कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे यदि कंडक्टेंस निकालना है तो वो उनके आयनों के कंडक्टेंस के सम के इक्वल होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस उसके आयनों के कंडक्टेंस के सम के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है AXBY। अब ये बच्चों ब्रेक कैसे हो रहा है? X A की पावर Y प्लस Y B की पावर माइनस X। तो मोलर कंडक्टेंस लिखा जाएगा, तो देखो कैसे लिखा जाएगा। देखो, नंबर इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन, नंबर ऑफ B इंटू मोलर कंडक्टेंस ऑफ B आयन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखा जाएगा तो उसमें नंबर नहीं लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सबके इक्वल होते हैं, इसलिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ AXBY इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ A आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ B आयन। मोलर कंडक्टेंस लिखेंगे तो X इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ A आयन, Y इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ B आयन। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्लियर? बच्चों ने कैसे लिख लिया? इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो ऐसा होता है। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ जो होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आयन भी बढ़ रहे होते हैं। तो ये देखो, एक्सपोनेंशियल ग्राफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होगा। ठीक है? अच्छा, इसके बाद आ जाता है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कैसे निकालोगे इन टर्म ऑफ मोलर कंडक्टेंस। देखो, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है वो पार्ट जो सॉल्युबल है, और मोलरिटी, नॉर्मलिटी भी हम उसी पार्ट की निकालते हैं जो सॉल्युबल है। तो मोलर कंडक्टेंस में जो मोलरिटी है वही एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी है इन मोल पर लीटर, मगर वो सॉल्युबिलिटी क्या है? मोल पर लीटर। तो मोलर कंडक्टेंस वाले फार्मूले में बस मोलरिटी को रिप्लेस कर दो सॉल्युबिलिटी से, तो वो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू आ जाएगा क्या? कापा। देखो, कापा इंटू 10 की पावर 3 अपॉन लैम्डा है, मगर ये सॉल्युबिलिटी निकलेगी मोल पर लीटर। ग्राम पर लीटर सॉल्युबिलिटी निकालना है तो मोल को ग्राम बनाने के लिए मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर दो, तो कापा इंटू 10 की पावर 3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट अपॉन लैम्डा m आ जाएगा। यदि मान लो कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है इन टर्म ऑफ कंडक्टेंस, तो देखो अल्फा की वैल्यू होती है
कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। अल्फा क्या होता है? कंडक्टेंस एट फाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो अल्फा इक्वल टू होता है लैम्डा वी एट वी डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय लैम्डा इनफिनाइट, लैम्डा ई एट फाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय लैम्डा ई इनफिनाइट। ठीक है, तो आप इससे अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, और जब अल्फा आ जाएगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आ जाएगा। अब जरा देखो, कंडक्टेंस वाला सारा पार्ट आपको रिवाइज करा दिया। अब चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ओर। सेल क्या होता है? तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उनको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। और ये प्रोसेस जिस डिवाइस में होते हैं उसको सेल कहा जाता है। ये प्रोसेस जिस डिवाइस में होते हैं उसको सेल कहा जाता है। सेल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल है। कोई भी सेल दिखने में ऐसा होता है, उसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं जो एक यू ट्यूब से अटैच होते हैं, जिसको सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। अब इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है जो एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, जनरली ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो NH4, वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बच्चों NH4Cl, एक मिनट बच्चों, वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो NH4Cl KNO3 या NH4NO3 का मिक्सचर होता है। और इस इलेक्ट्रोलाइट की खास बात होती है कि ये दोनों कैटायन और एनायन की स्पीड सेम होती है। जितनी तेजी से कैटायन मूव करता है उतनी तेजी से एनायन मूव करता है। सॉल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं। अच्छा, इसमें ये अरेंजमेंट होता है सेल का, दो पार्ट होते हैं, दो एनोड को जोड़ दिया जाता है जिससे एक सेल बनता है। अब इसमें जितने भी पार्ट हैं उनकी हम लोग एक एक करके डिटेल करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक कंडक्टर होता है जिसका काम होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से वायर को कनेक्ट करना, मतलब आउटर सर्किट को कनेक्ट करना, मतलब वोल्टामीटर या गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करना। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को वायर से कनेक्ट करने वाली डिवाइस को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये हमेशा एक कंडक्टर होता है। ये दिखने में कैसा हो सकता है? कोई रॉड हो सकती है, कोई वायर हो सकता है, कोई लेयर हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ये जो है इलेक्ट्रोड जो है दो तरह के होते हैं, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड, एक नॉर्मल इलेक्ट्रोड। जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का सिर्फ ट्रांसफर करता है तो इनर्ट इलेक्ट्रोड बोला जाता है, मगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते करते वो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड बोला जाता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे प्लेटिनियम वायर, ग्रेफाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड के एग्जांपल है। ठीक है, कितने टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं? तो मेटल की रॉड को जब उसी मेटल के आयन में डाल दिया जाता है तो एक इलेक्ट्रोड बनता है जिसको मेटल आयन हाफ सेल इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब गैस को उसी गैस के आयन में डाल दिया जाता है तो गैस आयन हाफ सेल बनता है, उसको गैस आयन हाफ सेल इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये देखिए इस तरह से हाइड्रोजन की गैस को हाइड्रोजन गैस के आयन में डाल दिया गया। रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड क्या होता है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड में हम इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या होता है? डी ब्लॉक का आयन होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट ही सेल्फ में ऑक्सीडेशन करता है, इलेक्ट्रोलाइट ही सेल्फ में रिडक्शन करता है, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड कैसा होता है? इनर्ट होता है। इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। मेटल स्प्रिंगली सॉल्युबल मेटल इलेक्ट्रोड कैसा होता है? इसमें मेटल की रॉड होती है, उसके बाद उसी मेटल के सॉल्ट की पेस्ट लगी होती है, लेयरिंग होती है उसके ऊपर। मेटल की रॉड के ऊपर उसी मेटल के सॉल्ट का लेयरिंग होती है, और उस मेटल के सॉल्ट के पास जो निगेटिव आयन है उस निगेटिव आयन का इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। देखने में ऐसा लिखा जाता है मेटल कॉमा मेटल सॉल्ट ऑब्लिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? सोर्स ऑफ एन आयन ऑफ मेटल सॉल्ट। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लोगे जिसके पास
मेटल सॉल्ट के एनायन हो, ठीक है, इसको मेटल स्प्रिंगली सॉल्युबल मेटल सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फिर बच्चों इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब कोई इलेक्ट्रोड आयन रिलीज करता है या इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो मेटल और सॉल्यूशन के बीच में चार्ज की दो लेयर क्रिएट हो जाती हैं। यदि कोई रॉड कैटायन निकाल रही है, तो रॉड के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। क्यों, रॉड न्यूट्रल थी और उसने अपना प्लस चार्ज निकाल दिया तो माइनस चार्ज उस पर बढ़ जाएगा, तो रॉड हो जाती है निगेटिव और सॉल्यूशन हो जाता है पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन पे गया। तो जैसे ही दो अपोजिट चार्ज की लेयर कहीं डेवलप हो जाएंगी तो वहां पर एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। उस पोटेंशियल को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये दो तरह का होता है। यदि इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यदि रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इनको ERP और EOP से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जरा देखो, किसी भी हाफ सेल का ERP और EOP वेरिएबल होता है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, मगर किसी भी हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फिक्स होता है और कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर कर दो और 1 इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले लो। यदि उस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन फिक्स कर दे 1 और टेम्परेचर फिक्स कर दे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो वेरिएबल होते हैं, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, मगर किसी हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स होता है और वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे ही मेजर किया जाता है। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक स्टेट फंक्शन है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक स्टेट फंक्शन है। तो यदि किसी सेल का आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल आपको अपने आप पता है। क्यों, क्योंकि यदि ऑक्सीडेशन दिया है तो मेटल से मेटल आयन, और रिडक्शन क्या होगा, मेटल आयन से मेटल। तो यदि वो स्टेट फंक्शन है तो स्टेट सेम है तो वैल्यू सेम होंगी। साइन अपोजिट इसलिए आएंगे क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो किसी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा आपस में बराबर होते हैं विद अपोजिट साइन। क्यों, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। किसी भी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आपस में हमेशा बराबर होगा विद अपोजिट साइन, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है। अब जरा देखो यार, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा इसका मतलब वो कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लूज करूंगा, मेरा रिडक्शन सबसे पहले होगा। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका सबसे पहले रिडक्शन होता है। जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है उसका सबसे पहले रिडक्शन होता है। और जहां रिडक्शन होता है वो क्या होता है, कैथोड। तो यदि 2 या 2 से ज्यादा हाफ सेल दिए हैं और आपको पहचानना है कि इनमें से कैथोड कौन होगा, तो जिसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। वो क्या होगा बच्चों, कैथोड होगा। अब जैसे देखो Zn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, कॉपर का ये है। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.34 है और Zn का है -0.76। तो बड़ा कौन है, प्लस 0.34, तो बस ये कैथोड होगा, ये कैथोड होगा। अब जरा देखो, रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर जो होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विद साइन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टर जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद साइन। यदि पूछा जाता है कि इनमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट है तो हमेशा ध्यान रखना लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाला, मतलब लेफ्ट वाला। किसी भी रिडक्शन हाफ सेल में जो लेफ्ट में होगा वो उसका रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम होगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा राइट वाला होता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए तो 1/E0 Rp, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Rp। इसके बाद आती है सेल की। कोई भी सेल रिएक्शन दो तरह से होती है, एक एनोड रिएक्शन, एक कैथोड रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन जो होती है एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन को सम करके बनाई जाती है, ठीक है। पहले एनोड रिएक्शन लिखी जाएगी, बाद में कैथोड रिएक्शन लिखी जाएगी
और उन दोनों की रिएक्शन को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा जाता है। सॉल्ट ब्रिज डबल पैरेलल लाइन होती है। सॉल्ट ब्रिज क्या होती है? डबल पैरेलल लाइन होती है। अब सेल पोटेंशियल क्या होता है? तो देखो, सेल पोटेंशियल जो होता है वो ईएमएफ ऑफ सेल होता है। मतलब जब सेल में जीरो करंट जा रहा होता है उस समय जो पोटेंशियल होता है उसको ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कहते हैं। उसकी वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। यदि किसी सेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड मैक्सिमम वैल्यू रखो और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड की बिल्कुल मिनिमम वैल्यू रखो, तब आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल मिल जाएगा। तब आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल मिल जाएगा। और यदि लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल निकालना है तो कैथोड की तो मैक्सिमम वैल्यू रखो मगर एनोड की भी हाईएस्ट वैल्यू रख दो। फिर से समझो, किसी सेल का मैक्सिमम वोल्टेज निकालना हो, जैसे 3 हाफ सेल दिए हैं या 4 हाफ सेल दिए हैं, तो इनमें से कौन से 2 हाफ सेल को मिलाया जाए कि मैक्सिमम वोल्टेज आए? तो आप क्या करोगे? कैथोड मैक्सिमम आरपी वाला लो, मैक्सिमम आरपी वाला कैथोड हो गया, और जिसकी मिनिमम आरपी होगी उसको एनोड मानो, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। किसी ने कहा इन 4 में से 2 सेलेक्ट करो जिससे मिनिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आए, तो कैथोड का तो आरपी सबसे ज्यादा हो, जिसका आरपी सबसे ज्यादा है वो कैथोड है, और उसके बाद एनोड वो लो जिसका आरपी सेकंड नंबर पे हो, तो मिनिमम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा। कोई भी सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल। डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एम एफ ई सेल। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होता है जब डेल्टा जी निगेटिव हो, और डेल्टा जी निगेटिव होने के लिए ई सेल पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यदि कोई सेल स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी निगेटिव होगा और उसका ई सेल पॉजिटिव होगा। उसका क्या होगा? ई सेल पॉजिटिव होगा, तब वो स्पॉन्टेनियस होगा। और यदि ई सेल पॉजिटिव ना होकर ई सेल निगेटिव है तो सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि उसका डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। और यदि ई सेल 0 है तो डेल्टा जी भी 0 है, इसका मतलब सेल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। सेल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है। अब नर्स इक्वेशन देखो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन सेल वोल्टेज। तो नर्स इक्वेशन जो है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन सेल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। फार्मूला होता है E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.3032 RT अपॉन NF log QC। E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.3032 RT अपॉन NF log QC। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ये जो है वो यूनिवर्सल फार्मूला है, ये आप कहीं पर भी लगा सकते हो। और E इक्वल टू ई नॉट 0.0 माइनस 0.05991 अपॉन N log QC, ये फार्मूला सिर्फ 298 केल्विन टेम्परेचर पे लगता है और कहीं नहीं लगता है। तो E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये जो फार्मूला होता है ये सिर्फ 298 केल्विन पे लगता है। इससे पता चलता है कि किसी भी सेल का ई स्टैंडर्ड कांस्टेंट होता है। क्यों? यदि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कांस्टेंट है किसी हाफ सेल का तो ई सेल भी कांस्टेंट होगा। एक पर्टिकुलर सेल का ई स्टैंडर्ड कांस्टेंट होता है और वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ई सेल जो है वो वेरिएबल होता है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। यदि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ई सेल की वैल्यू कम होगी, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ई सेल की वैल्यू बढ़ेगी। अब इसके बाद आते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई सेल में क्या रिलेशन होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल टू ई सेल में क्या रिलेशन होता है जरा देखिए। डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस RT ln इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस RT ln इक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी इक्वल टू ही होता है माइनस NF ई सेल। तो दोनों को जब हम कंपेयर कर देते हैं तो आ जाता है ई सेल स्टैंडर्ड इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log इक्विलिब्रियम। तो रिलेशन क्या आता है? फार्मूला क्या बनेगा? ई सेल स्टैंडर्ड इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log इक्विलिब्रियम। ये सेल वोल्टेज और इक्विलिब्रियम में रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन सेल क्या होता है।
देखो कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, जब एनोड और कैथोड दोनों सेम हाफ सेल हो जाए, दोनों सेम हाफ सेल हो, मतलब एनोड भी जिंक रॉड लगा हुआ है और कैथोड में भी जिंक रॉड लगी है, तो दोनों सेम हाफ सेल है, तो ऐसे गैल्वेनिक सेल को हम कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। कंसंट्रेशन सेल का ई स्टैंडर्ड हमेशा 0 होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होता है। किसी भी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होता है, तो इसी वजह से ई सेल स्टैंडर्ड 0 होगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी हाफ सेल का फिक्स है, तो जितना रिडक्शन होगा उससे जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन होगा। और ई सेल स्टैंडर्ड 0 है तो डेल्टा जी भी 0 है, मगर ई सेल नॉट 0 नहीं होता है। ई सेल 0 नहीं होता है, ई आरपी 0 नहीं है, ई ओपी 0 नहीं है, ई सेल स्टैंडर्ड 0 है, ई आरपी स्टैंडर्ड 0 है, ई ओपी 0 है। क्यों? क्योंकि वो आपस में बराबर और इक्वल होंगे। कंसंट्रेशन सेल दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, जब इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, जब इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। दिखने में कैसा आएगा, मैंने आपको ये देखो दिखा रखा है, यहां पर देखो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन अलग अलग है, इलेक्ट्रोड दोनों सेम है, तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब यहां पर देखो इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन अलग अलग है, यहां पर जिंक x% है, यहां पर जिंक y% है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम है। अच्छा, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, जरा इसके बारे में समझो। देखो, हम रिडक्शन पोटेंशियल, सारे हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, सारे हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, और जो सीरीज बनती है उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को अरेंज करके बनाई जाती है। ठीक है, सीरीज होती क्या है तो जरा ध्यान दे लो, अच्छे से याद कर लेना सब बच्चे। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल सिल्वर का हमसे लेने पटियाला आए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज है। लीवर पेशेंट बाबा सहगल, कुमार सानू, मोहम्मद अली मुंबई जाकर क्रोमोसोम आयरन की किडनी को निकलवाकर तीनों लोग हाई कैप्सूल हमसे लेने सिल्वर का पटियाला आए। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज है। इसमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 0 सपोज किया गया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल को 0 सपोज किया गया है। इसके ऊपर के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो निगेटिव होंगे, इसके नीचे के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होंगे। ये बताते हैं कि हमेशा नीचे वाले हाफ सेल का रिडक्शन होगा। आप हमेशा ध्यान रखना, नीचे वाला हाफ सेल रिडक्शन करेगा, तो इस सीरीज को याद रखना जरूरी है। जैसे आपको यह पता रहे कि नीचे वाले का रिडक्शन करना है, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन करना है। जैसे जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दो तो आपके पास क्या है, जिंक सॉलिड है और कॉपर सल्फेट का आयन है, तो कॉपर क्या है, नीचे है। क्यों? हाई कैप्सूल, हाई माने हाइड्रोजन, कैप्सूल माने कॉपर, हमसे लेने Hg, सिल्वर Ag, पटियाला Pt, आय Au। इसमें कहीं जिंक है नहीं, इसका मतलब जिंक इससे ऊपर होगा, तो नीचे कौन है, कॉपर। तो क्या कॉपर का रिडक्शन पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कॉपर +2 फॉर्म में, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को कम कर सकता है, तो इसका मतलब ये सेल पॉसिबल है। यदि जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट में डालोगे तो सेल बन जाएगा, रिएक्शन होगी और कॉपर डिपोजिट हो जाएगा। मगर इसको पलट दो, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर रॉड डाल दो, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर रॉड डाल दो, तो अब आपके पास क्या है, कॉपर सॉलिड है और जिंक आयन है, तो नीचे कौन है, कॉपर। तो कॉपर का रिडक्शन करना है, कॉपर पहले से 0 पे है, तो जब कॉपर 0 पे है तो कॉपर निगेटिव जा नहीं सकता क्योंकि मेटल है, तो इसका मतलब वो अपने में रिडक्शन नहीं कर सकता है। तो जब तक वो अपने में रिडक्शन नहीं करेगा तब तक रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि नीचे वाले का रिडक्शन करना है, तो इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है।
तो कॉपर रॉड को जिंक सल्फेट में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, और उल्टा कर दो तो सब कुछ होगा। ठीक है, बच्चों ने कहा ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है जरा समझो। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो एक ही कंपार्टमेंट में की जाती है, मतलब एनोड और कैथोड रॉड दोनों की दोनों एक ही कंपार्टमेंट में होती हैं, एक ही कंपार्टमेंट में होती है मतलब, और इनके लिए कॉमन इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें से कटायन का हमेशा रिडक्शन होता है, जो ईसीएस सीरीज से मेजर किया जाता है कि रिडक्शन करना किसका है। एनायन का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। आपको ऑक्सीडेशन कैसे कराना है, यदि हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन कराओ, नहीं तो हमेशा OH आयन का ऑक्सीडेशन कराओ। हैलोजन है तो X2 में कन्वर्ट होगा, मतलब Cl2 Br2 I2 में कन्वर्ट होगा, और OH आयन है तो वो ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है बच्चों ने कहा सर ठीक है। अब इसके बाद जरा देखो, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो कितनी चीजें पूछी जा सकती हैं। आपसे पूछा जाता है एनोड रिएक्शन कौन है, कैथोड रिएक्शन कौन है, सेल रिएक्शन कौन है, विच गैस रिलीज एट एनोड, विच गैस रिलीज एट कैथोड, ये सारी बातें पूछी जाएंगी। कैसे करोगे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि कॉपर सल्फेट का आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, तो आपके पास कैटायन कौन कौन है, कॉपर आयन है और H आयन है, क्योंकि इक्वस सोल्यूशन है तो H आयन तो हो गई। नीचे कौन है, हाई कैप्सूल कॉपर नीचे, तो कॉपर का रिडक्शन लिख दिया। अब निगेटिव आयन में हो, कॉपर सल्फेट है तो सल्फेट आयन है और OH आयन, क्यों इक्वस सोल्यूशन है, इक्वस सोल्यूशन है तो OH आयन होगा। नीचे कौन है, OH आयन। कैसे, मैंने आपको पढ़ाया है यदि हैलोजन है तो हैलोजन का ऑक्सीडेशन करो, नहीं तो OH आयन का, तो OH आयन नीचे है तो मैंने लिख दिया ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब जोड़ दिया तो सेल रिएक्शन आ गई। अब देखो जहां रिडक्शन हुआ है वो कैथोड है, तो कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर डिपोजिट हो रहा है। जहां ऑक्सीडेशन हुआ है वो एनोड है, एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। क्लियर। अब उसके बाद 10 तरह के क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि भाई ऐसा बताओ कि कॉपर जब इलेक्ट्रोलिसिस हो गई तो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा या डिक्रीज, तो कॉपर सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका कंसंट्रेशन चेंज होगा और वो डिक्रीज होगा, क्योंकि कॉपर आयन डिपोजिट हो रहा है। तो कॉपर आयन कम हो रहा है तो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कम होगा। क्या सल्फेट आयन का कम होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि सल्फेट आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो जितना था उतना ही है, जितना था उतना ही है। पीएच ऑफ सॉल्यूशन, तो यार जब सॉल्यूशन में H आयन कंज्यूम हो रहा है, क्यों, कैटायन है, OH आयन कंज्यूम हो रहा है, सॉरी, जब सॉल्यूशन में OH आयन कंज्यूम हो रहा है तो OH आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। OH आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो POH बढ़ जाएगा, और POH बढ़ा तो pH कम हो जाएगा, क्योंकि pH प्लस pH इक्वल टू 14 होता है। यदि POH की वैल्यू बढ़ रही है तो pH अपने आप कम होगा, क्योंकि उनका सम फिक्स है 14, तो pH डिक्रीज कर जाएगा। अब यदि किसी ने पूछा कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ और कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस निकली, तो उसके लिए हम फराडे लॉ यूज करते हैं। फराडे के लॉ में क्या कहा जाता है कि जितना चार्ज सप्लाई करोगे उतना मास डिपॉजिट होगा। उसको जब भी कहीं निकालना हो तो हमेशा इस फार्मूले से निकाला करो, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू Q अपॉन 1 फराडे या Q अपॉन 96500। ध्यान रखना ये फार्मूला आप यूज करें, बुक का ना करें। n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू Q अपॉन 96500। n फैक्टर कैसे निकालोगे, कैटायन का n फैक्टर उसके ऊपर का चार्ज होता है, एनायन का n फैक्टर उसके ऊपर का चार्ज होता है, और सॉल्ट का n फैक्टर जो होता है वो टोटल चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन, टोटल चार्ज ऑफ नेगेटिव आयन। किसी गैस का n फैक्टर पूछा जाए तो तीन ही तरह की गैस निकल सकती है। ऑक्सीजन गैस निकलती है तो n फैक्टर 4, हाइड्रोजन निकलती है तो n फैक्टर 2, हैलोजन निकलती है तो n फैक्टर 1। हमेशा यही फार्मूले आपको लगाना है, n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू Q अपॉन 96500। सेकेंड लॉ ऑफ फराडे क्या होता है कि यदि नंबर ऑफ सेल को सीरीज में जोड़ दें तो सबके सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे, और ये बात आप बचपन से जानते हो कि सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में सब कुछ होता है। तो हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मेजर करते हैं n फैक्टर इंटू n से। तो देखो जैसे ये तीन सेल सीरीज में जोड़े गए हैं, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और H2SO4, तो कॉपर इसमें डिपॉजिट हो रहा है, सिल्वर इसमें डिपॉजिट हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, वाटर मतलब H आयन डिपॉजिट हो रहा है। तो बस n फैक्टर ऑफ कॉपर मोल ऑफ कॉपर इक्वल टू n फैक्टर ऑफ सिल्वर इक्वल टू मोल ऑफ सिल्वर इक्वल टू n फैक्टर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू मोल ऑफ हाइड्रोजन। ऐसा क्यों, क्योंकि सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होने हैं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं
एन फैक्टर इंटू मोल से। ध्यान रखना, जो एनोड के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे उतने ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैथोड में डिपॉजिट होंगे। तो पूरे इलेक्ट्रोलिसिस में सिर्फ 2 ही फार्मूले से सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ध्यान रखना, आपको क्या है, जितना ज्यादा चार्ज डिपॉजिट कराओगे उतना ज्यादा मास डिपॉजिट होगा। उसके लिए फार्मूला है एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्यू अपॉन 96500। दूसरा आपको याद रखना है कि जितना एनोड का एन फैक्टर होगा, सॉरी, जितना एनोड के ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उतने ही कैथोड के ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि सेम चार्ज सप्लाई हो रहा है। जहां कहीं पर भी सेम चार्ज होगा वहां पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट इक्वल होंगे, और इसका मतलब एम इंटू एन फैक्टर की वैल्यू सेम होगी। ये देखो, एनोड का एन फैक्टर इंटू मोल इक्वल टू कैथोड का एन फैक्टर इंटू मोल। इस बेसिस पे आप क्वेश्चन लगाओगे। अब बात आती है बैटरी क्या होती है। जब नंबर ऑफ सेल को सीरीज में अरेंज कर दिया जाता है तो उसी कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। यदि बैटरी को आप रिचार्ज कर पाते हो तो सेकेंडरी बैटरी बोला जाता है, यदि रिचार्ज नहीं कर पाते हो तो प्राइमरी बैटरी बोला जाता है। प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल होते हैं ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल। किसी भी सेल में 5 बातें याद होनी चाहिए, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, और उसका वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा है, और वो वोल्टेज कंसंट्रेशन पे इफेक्ट है कि नहीं। लेक्लांचे सेल में एनोड होता है जिंक रॉड, कैथोड होती है ग्रेफाइट रॉड, इलेक्ट्रोलाइट होता है MnO2 का पेस्ट, साथ में NH4Cl और ZnCl2 भी होते हैं। वोल्टेज जनरेट करता है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी जब ई सेल इक्वेशन लिखोगे तो उसमें कंसंट्रेशन का टर्म आता है। फिर आता है बटन सेल, जिसको जिंक अमलगम सेल भी कहा जाता है, वही हमारी वॉच और कैमरे में लगाया जाता है। उसमें एनोड होता है ZnHg, कैथोड होता है HgO का पेस्ट, और इलेक्ट्रोलाइट होता है KOH। अब इसमें जो वोल्टेज जनरेट होता है 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट होता है, और इस इक्वेशन में कोई भी इक्वल सॉल्यूशन नहीं है, या तो सॉलिड है या लिक्विड है, जिसकी वजह से इसका वोल्टेज फिक्स रहता है। या ये डायरेक्ट खराब होगा तो सेल खराब होगा, नहीं तो इसका वोल्टेज फिक्स रहता है। किसका? बटन सेल का। सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड जो होता है एनोड जो होता है लेड की सॉलिड रॉड होती है, कैथोड रेड की खोखली रॉड होती है जिसमें PbO2 का पेस्ट भरा होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं 38% W/W H2SO4 का सोल्यूशन। ठीक है, Pb जो है PbSO4 में कन्वर्ट होता है, इसलिए एनोड बोला जाता है। PbO2 +4 है, वो PbSO4 में कन्वर्ट होता है, +2 में कन्वर्ट हुआ, इसलिए वो कैथोड बोला जाता है। जब सेल चार्ज हो रहा होता है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, तब आता है Pb + PbO2 + 3H2O गिव्स PbSO4 + PbSO4 + 2H2। इसकी उल्टी रिएक्शन लिख दो तो जब सेल काम नहीं करेगा तब होगा। इसका वोल्टेज जो होता है 2 वोल्ट का होता है, 2 वोल्ट का इसका वोल्टेज होता है सेकेंडरी बैटरी का। फ्यूल सेल क्या होता है? जब आप किसी को बर्न करते हो, बर्न करने पर जो एनर्जी निकलती है उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करती है उसको फ्यूल सेल कहते हैं। थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो डिवाइस कन्वर्ट करती है उसको फ्यूल सेल कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की इफिशियंसी 70% होती है, और इसमें हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज करते हैं। इसमें हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यूज करते हैं, और वाटर फॉर्म होता है, और वाटर फॉर्म होने पे जो थर्मल एनर्जी निकलती है उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसके बाद होता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जब एटमॉस्फेयर में किसी मेटल को छोड़ दिया जाता है तो वो एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट एक्सेट्रा बनाता है, और ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है। इसी प्रोसेस को कोरोजन बोला जाता है। आपके एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है? आयरन, कोई भी आयरन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वहां पर हो जाता है ऑक्सीडेशन, उसको एनोड बोलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आते हैं और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके OH आयन बनाते हैं, वो बोला जाता है कैथोड। और वो आपस में मिलकर फिर रस्ट बना लेते हैं Fe2O3.XH2O, इसको बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, ये आपके सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने रिवीजन आपको करा दिया है। आप सभी बच्चों को बस इसको लीड लगा के लगातार सुनते रहना है। यदि आप लगातार सुनोगे तो ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहेंगे। सारे कॉन्सेप्ट मैंने एक लाइन से बता दिए हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहेंगे।
तो फिर मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से सुनते रहें, जैसे आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रहे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, बाय बाय।